brought to you by Kuku FM. Download the app now. वो सितंबर का महीना था, साल 1963। महान अमेरिकी संगीतकार ड्यूक एलिंगटन को बुलावा आया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके बैंड से एक दरख्वास्त की थी। उनसे काबुल में परफॉर्मेंस देने के लिए कहा गया था। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों अफगानिस्तान पर दांव लगा रहे थे। बढ़त हासिल करने का एक तरीका संगीत भी था। एलिंगटन ने निवेदन स्वीकार कर लिया। वो अपने बैंड के साथ काबुल आए। उन्होंने कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया। किंग जहीर शाह समेत 5000 से अधिक लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनमें से बहुतों ने जैज म्यूजिक का नाम भी नहीं सुना था। वे इस विधा से अनजान जरूर थे, लेकिन संगीत का मर्म समझते थे। एक मौके को छोड़कर भीड़ पूरे समय तक जमी रही। एक मौका वो था जब लोग नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले थे। उसके बाद तो पूरे कॉन्सर्ट के दौरान झूमते रहे। जिस जगह पर एलिंगटन का आयोजन हुआ था वो काबुल का गाजी स्टेडियम था। इसे 1923 में किंग अमानुल्लाह खान ने बनवाया था। यहाँ खेलों के अलावा और भी कई तरह के आयोजन होते रहते थे। दशकों तक ये स्टेडियम अफगानिस्तान में इंसानों की आज़ादी का प्रतीक बना रहा। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। भीड़ अपनी जगह पर कायम रही, आयोजन भी कायम था, बस उसका स्वरूप बदल गया था। ऊंदाल लबादा ओढ़े और नुकीली बंदूक ताने कुछ सिरफिरे पिकअप ट्रकों में भरकर अंदर घुसे। वैसी ही सूरत और सीरत वाले कुछ लोग भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। बेकाबू होने को बेताब भीड़ का चेहरा खूंखार हो चुका था। तभी एक ट्रक मैदान के बीच में रुका। उसमें से एक महिला को नीचे उतारा गया। महिला अपने साथ अपने जुड़वा बच्चों को लेकर आई थी। वो बार बार अपने बच्चों की कसम खाकर रहम की गुहार लगा रही थी, लेकिन ना ऐसा होना था और ना हुआ। उसे मैदान पर घुटने के बल बैठने के लिए कहा गया। उस महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप था। उसका कहना था कि उसने अपनी बेटियों को बचाने के लिए पति की हत्या की थी। एक दिन की सुनवाई में सजा तय हो गई। सरेआम सजा देने के लिए उसे गाजी स्टेडियम लाया गया था। जो लोग पूरे ड्रामे को कंट्रोल कर रहे थे उनमें से एक ने मृत व्यक्ति की फैमिली को बंदूक थमाई। पलक झपकते ही ट्रिगर दबा और महिला बेजान पेड़ की तरह ढह गई। उसके बाद लाश को उठाकर एक ट्रक में रखा गया और ट्रक पूरी रफ्तार से स्टेडियम से बाहर निकल गया। उस दिन का खेल खत्म हो चुका था। ड्यूक एलिंगटन का कॉन्सर्ट और अमानवीय सजा, दोनों घटनाएं एक ही जगह पर घटी थीं। इस बीच में क्या बदल गया था? कालचक्र और शासन। 1990 के दशक में अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन चल रहा था। यह घटना उसी तालिबानी शासन की एक बानगी थी। 5 बरस के शासन में तालिबान ने ऐसी हजारों घटनाओं को अंजाम दिया था। सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान की सत्ता खत्म हो गई। उस घटना को 20 साल बीत चुके हैं। अब क्या स्थिति है? अमेरिका हार कर बाहर निकल चुका है। काबुल की गद्दी पर तालिबान का कब्जा है। इसे तालिबान 2.0 का नाम दिया जा रहा है। जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है तब से एक फ्रेज खूब चर्चा में है, बदला हुआ तालिबान। दावा ये कि जो गुनाह पुराने शासन में हुए उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। लोगों को बुनियादी अधिकार दिए जाएंगे, महिलाओं को काम करने से नहीं रोका जाएगा, मीडिया को आजादी रहेगी, आदि आदि। सच क्या है? पिछले एक महीने में जो कुछ घटा है उसे सारे दावे खोखले साबित होते हैं। ताज़ा मसला तालिबान के एक बड़े अधिकारी के इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है। इस इंटरव्यू के बाद बदले तालिबान के दावों को एक और झटका लगा है। इससे यह भी साफ हो चुका है कि बर्बरता तालिबान का स्वभाव है और वो इसे कतई नहीं छोड़ने वाला। इस इंटरव्यू में और क्या क्या कहा गया है, तालिबान के पिछले शासन में किस तरह की हैवानियत होती थी और तालिबान ने पत्रकारों के लिए क्या नियम बनाए हैं, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। शुरू करने से पहले एक सूचना सुन लीजिए। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। यहाँ आपको मिलता है देश, दुनिया, समाज, सिनेमा, साहित्य समेत तमाम विषयों पर ऑडियो बुक्स का खजाना। अगर इन चीजों में आपकी दिलचस्पी है तो ये मंच आपके लिए ही है। चूंकि आप लल्लन टॉप के संगी साथी हैं, आपके लिए एक विशेष ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने पर 20% की छूट। इसके लिए करना क्या होगा, बस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम LT20 का कोड डालना होगा। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। सूचना खत्म, मगर दुनियादारी अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो चलते हैं आगे। ये कहानी तब की है जब दुनिया
21वीं सदी में कदम रखने के लिए बेकरार थी। विकास की गाड़ी विज्ञान के पहियों पर सवार थी। नया वक्त, नई सोच, नए सपने, हर कोई नए कल की परिभाषा गढ़ने में जुटा था। सॉरी, हर कोई नहीं, कुछ ऐसे भी लोग थे बदलाव से खार खाते थे। उन्हें आदम जमाने में रहना अच्छा लगता था। इनमें से एक तालिबान भी था। तालिबान उस समय अफगानिस्तान का सर्वेसर्वा था। उसी जमाने की बात है, काबुल में एक इमारत के बाहर एक आंख और एक पैर वाला आदमी बैठा रहता था। उसकी यह हालत सोवियत अफगान वॉर के दौरान हुई थी। वो रोजाना इमारत के सामने से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखता रहता था। उनकी वेशभूषा ठीक है या नहीं, दाढ़ी जरूरत से ज्यादा तो नहीं कटी है, कोई गाने वाने तो नहीं सुन रहा है, महिला ने खुद को पूरा ढका है या नहीं, वो बैठकर यही सब चेक किया करता था। जो कोई उसके मानदंड पर खरा नहीं उतरता उसे सरेआम चाबुक से पीटा जाता। पता है वो आदमी कौन था? वो तालिबान की सरकार में न्याय मंत्री के पद पर था। वो तालिबान की धार्मिक पुलिस का मुखिया भी था। उसका नाम था मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी। तुराबी तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक था। हमने एपिसोड की शुरुआत में गाजी स्टेडियम में एक महिला को सरेआम मौत की सजा देने की कहानी सुनाई थी। ये काम तुराबी के ही जिम्मे था। वो तय करता था कि किस मामले में क्या सजा होगी, इस्लामिक कानून के हिसाब से क्या करना गलत है और क्या करना सही, किस चीज को गुनाह माना जाए और किसे नहीं, आदि। तुराबी के काल में जिस तरह की सजा प्रचलन में थी, किसी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में उसकी इजाजत कभी नहीं दी जा सकती। मसलन हत्या के बदले हत्या। पीड़ित परिवार को दो विकल्प दिए जाते थे, या तो हत्यारे से जुर्माना लेकर उसकी जान बख्श दें या फिर उसे गोली मार दें। अधिकतर मामलों में पीड़ित परिवार जान के बदले जान का विकल्प चुनते थे। उन्हें स्टेडियम या किसी ईदगाह में हजारों की भीड़ के सामने कथित तौर पर न्याय करने का मौका मिलता था। और क्या होता था? चोरी के लिए हाथ काटने की सजा थी। सड़क पर छिनैती के लिए एक हाथ और एक पैर काट दिया जाता था। कथित तौर पर अनैतिक संबंध बनाने के लिए पत्थर से मारने का कानून था। अगर कोई महिला नेल पॉलिश लगा ले तो उसकी कलाई काट दी जाती थी। विदेशी महिला से बात करने वालों को जेल में डाला जा सकता था। एक बार एक तालिबान कमांडर ने महिला पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। इस बात से तुराबी इतना नाराज हुआ कि उसने कमांडर को सबके सामने थप्पड़ रसीद दिया था। इसके अलावा छोटी छोटी गलतियों के लिए कोड़े मारने की सजा तो थी ही। इनमें से अधिकतर घटनाएं कभी बाहर नहीं आती थी। 1999 में काबुल स्टेडियम का एक वीडियो लीक हो गया। पूरी दुनिया ने तालिबानी शासन की निंदा की। तब जाकर लोगों को पता चला कि तालिबान आखिर है क्या चीज। तमाम आलोचनाओं के बावजूद तालिबान ने पूरे शासन के दौरान बर्बरता कायम रखी। नवंबर 2001 में कुर्सी से उतारे जाने के बाद तालिबानी नेता इधर उधर भागने लगे। इनमें तुराबी भी था। एक समय वो मोस्ट वांटेड तालिबानी नेताओं की लिस्ट में शामिल हुआ। बाद में वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ। 2012 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। तालिबान 2.0 की अंतरिम सरकार में तुराबी को जेल मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। आज तुराबी की चर्चा की वजह क्या है? दरअसल उसने न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस एपी को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उसने कहा कि जो सजा पिछले शासन में दी जाती थी वो इस बार भी कायम रहेगी। तुराबी ने कहा, सबने स्टेडियम में दी जाने वाली सजा के लिए हमारी आलोचना की, लेकिन हमने कभी उनकी व्यवस्था, उनके कानून पर कुछ नहीं कहा। हमें कोई ये ज्ञान ना दे कि हमारे यहाँ का कानून कैसा होगा। हम इस्लाम का पालन करेंगे और कुरान के आधार पर नियम बनाएंगे। तो बदले तालिबान में फिर क्या बदला है? इस सवाल के जवाब में तुराबी ने कहा कि इस बार पुरुषों के साथ साथ महिला जजों को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन पुरानी वाली सजा बरकरार रहेगी। कैबिनेट इस बात पर विचार करेगी कि सजा सबके सामने दी जाए या चारदीवारी के भीतर। तुराबी ने जोर देकर कहा कि सुरक्षित रहने के लिए हाथ काटना बेहद जरूरी है। इससे लोगों में खौफ बना रहता है। मुल्ला तुराबी का बयान काफी अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान अलग अलग मंचों पर तालिबान की सरकार को मान्यता देने के लिए जोर डाल रहा है। बाकी देशों का कहना है कि तालिबान अगर बदला है तो बदलाव नजर आना जरूरी है। मान्यता पाने के लिए उसे साबित करना होगा कि वो मानवीय अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति सजग हो गया है। हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुराबी के बयानों ने साबित कर दिया है कि तालिबान अपना असली स्वभाव नहीं भूलने वाला है और वो स्वभाव लोकतंत्र और मानवता के दायरे से कोसों दूर है। आपने तालिबान के जस्टिस सिस्टम की बात सुनी होगी। अब चलते हैं प्रेस की तरफ। गवर्नमेंट मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सेंटर GMIC ने इस हफ्ते पत्रकारों के लिए 11 नियम जारी किए।
इनमें से कुछ नियमों की अलग तरह से व्याख्या हो रही है, जैसे इस्लाम या महान विभूतियों के खिलाफ कुछ भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। इस्लाम के हिसाब से क्या लिखना या प्रकाशित करना गलत होगा, ये तय करने का पूरा अधिकार तालिबान के पास है। जो कोई रिपोर्ट उसे पसंद ना आए वो उसे इस्लाम विरोधी ठहरा सकता है। जहां तक विभूतियों की बात है, हो सकता है कि किसी समुदाय का दुश्मन तालिबान का प्रणेता हो। ऐसे में सही मुद्दों पर आलोचना भी पत्रकारों को भारी पड़ सकती है। इसी लिस्ट में एक नियम यह भी है कि पत्रकार जीएमआईसी के साथ मिलकर न्यूज रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे। जीएमआईसी एक सरकारी संस्था है, वो क्यों चाहेगी कि तालिबान के गलत काम बाहर आए? बहुत संभव है कि वो ऐसे रिपोर्ट्स को भी निशाना बनाए। एक तरह से ये तालिबान द्वारा प्रेस पर नियंत्रण करने की साजिश है। तालिबान के कब्जे के बाद से 100 से अधिक मीडिया संस्थान और रेडियो स्टेशन बंद हो चुके हैं। अधिकतर पत्रकार देश छोड़कर भाग चुके हैं। जो बचे हैं उनमें अपने पेशे को लेकर खतरा समाया हुआ है। 9 सितंबर को काबुल में एक प्रोटेस्ट कवर करने पहुंचे कई पत्रकारों को तालिबान ने हिरासत में ले लिया था। 2 को बुरी तरह पीटा भी गया था। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई थी। तालिबान ने पत्रकारों के लिए जारी नियमों में कुछ बड़ी बड़ी बातें भी की हैं, जैसे निष्पक्ष और ईमानदार रिपोर्टिंग, पत्रकारिता के नियमों का पालन और सच्चाई से छेड़छाड़ ना करने की अपील। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर इन नियमों का पालन करते समय तालिबान की नाक बीच में आ गई तो क्या होगा? अगर सच्चाई से तालिबान की साख को खतरा हुआ तो क्या होगा? क्या तब तालिबान उन्हें अपना काम करने देगा? फिलहाल तो लक्षण ठीक नहीं लगते। आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब एक रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। ये रिपोर्ट अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान मारे गए आम लोगों पर केंद्रित है। रिपोर्ट से पता चलता है कि किस तरह से ब्रिटेन ने बेगुनाह मौकों को कम करके आंका और पीड़ित परिवारों के साथ बेहुदा मजाक किया है। एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस नामक एक संस्था ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय से डेटा जुटाया। डेटा की स्टडी के बाद उन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। वॉर ऑन टेरर के दौरान ब्रिटिश सेना की कार्रवाई में कम से कम 289 आम नागरिकों की जान गई। पीड़ित परिवारों को मुआवजे के तौर पर लगभग 6 करोड़ रुपए दिए गए, यानी एक मौत पर लगभग 2 लाख रुपए। रक्षा मंत्रालय का दावा है ये मुआवजे कानून, स्थानीय रीति रिवाज और सभी तरह के नुकसानों को ध्यान में रखकर दिया गया। लेकिन अलग अलग मामलों में मुआवजा देने में भारी अंतर दिखाई देता है। एक घटना में पीड़ित परिवार को सिर्फ 10,500 रुपए दिए गए। सोचिए, बेगुनाह जान की कीमत 10,500 रुपए लगाई गई। 2006 से 2014 के बीच ब्रिटेन द्वारा बांटे गए मुआवजे की सबसे छोटी रकम। इससे ज्यादा पैसे तो उस परिवार को दिए गए थे जिसके कुछ खच्चर ब्रिटिश आर्मी के एक ऑपरेशन में मारे गए थे। कैंप बेस्टन में मोबाइल खोने पर 20,000 दिया गया था। मतलब ये कि इंसान की कीमत खच्चर और फोन से भी कम आंकी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान 80 से अधिक बच्चों की मौत में ब्रिटिश सैनिकों का हाथ था। एक बच्चा तो सिर्फ 3 साल का था। वो माइन क्लियर के दौरान सदमे में चल बसा था। जुलाई 2011 में ब्रिटिश आर्मी के हेलीकॉप्टर से होने वाली गोलीबारी में 5 बच्चे घायल हो गए थे। इस घटना को मीडिया में अच्छी खासी कवरेज मिली थी। तब ब्रिटेन ने मुआवजे के तौर पर लगभग 7 लाख रुपए दिए थे। सबसे बड़े मुआवजे का रिकॉर्ड 50 लाख रुपयों का है। ये 2007 में काबुल में एक व्यक्ति की हत्या के लिए दिया गया था। हालांकि इस बारे में और कोई दस्तावेज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। डेटा खंगालने के बाद AOAV को कुछ ऐसे मामलों का भी पता चला जिनके बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुई। इनमें से कुछ मामले बच्चों की हत्या से भी जुड़े हैं। अफगानिस्तान युद्ध खत्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। अभी और भी सच्चाई बाहर आनी बाकी है। तभी पता चल सकेगा कि 20 साल लंबे युद्ध ने अफगान जनता पर क्या असर डाला। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। शुभ रात्रि।